अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर किसी भी रिएक्शन को डिटरमिन करता है कि रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। अगर कंसंट्रेशन जो है वो रेट को कंट्रोल करती है तो भी हम उसका ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करती तो उसका ऑर्डर ज़ीरो होगा। इन अदर वर्ड्स हम कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशन को समझने के लिए डिफरेंट ऑर्डर्स निकालते हैं। ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। आज हम ज़ीरो ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। वो ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप जितनी भी कंसंट्रेशन यूज़ कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन होगी केमिकल रिएक्शन इन विच रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब हम जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रेट लॉ में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं तो रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं आता तो हम इसकी पावर को ज़ीरो लिखेंगे। ऑर्डर इन अदर वर्ड्स सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी होता है। मतलब जो भी एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पावर को बोलते हैं और ये पावर जो होती है वो एक हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या पावर होगी और जो पावर होती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसकी पावर ज़ीरो होगी क्योंकि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो पावर होगी वो ज़ीरो होगी। तो अगर हम इसकी डेरिवेशन करना चाहें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन में ये आपके रिएक्टेंट हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले जो शुरू में मोल्स होते हैं, जब टाइम शुरू होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो जब शुरू होता है तो सारे जो मोल्स होते हैं वो रिएक्टेंट के होते हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनी होती। मतलब अगर 10 मोल्स हैं तो 10 के 10 मोल्स रिएक्टेंट के होंगे और 0 मोल्स प्रोडक्ट होगी। और जो टाइम गुजरता जाता है तो हमारे जो हैं रिएक्टेंट जो हैं वो कम होते जाते हैं। मतलब अगर वो 10 मोल्स हैं तो 10 में से 5 मोल्स माइनस हो जाएंगे और जितने मोल्स माइनस होंगे उतनी ही आपकी प्रोडक्ट बनती जाएगी। उसको हम इन अदर वर्ड्स A माइनस एक्स भी बोलते हैं। A मोल्स 10 मोल्स जो कि हमने शुरू में लिए थे और उसमें से x मोल्स जो हैं वो माइनस हो गए हैं। माइनस होने का मतलब इतने जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो A माइनस एक्स को हम 10 माइनस 5 भी लिख सकते हैं और 5 जो होगा उसको x मोल्स या 5 मोल्स भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। यहाँ पे पावर जो है रिएक्टेंट की ज़ीरो है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करें तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के आ जाएगा। और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद द चेंज ऑफ टाइम। तो डी जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी एक्स मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ओवर डी टी मतलब चेंज ऑफ टाइम। मतलब रेट को हम इन अदर वर्ड्स डी एक्स ओवर डी टी भी लिख सकते हैं विच विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने ख़त्म कर दिया और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसकी ज़ीरो। क्योंकि ये ज़ीरो है तो आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में डी टी को यहाँ पे ले जाएंगे, इसको इस साइड पे k के साथ ले आएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर ज़ीरो है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी एक्स इज़ इक्वल टू के डी टी। हम अब इस पावर को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है सम करना, कि जितना भी चेंज हो रहा है उसको सम कर देना। उसका समेशन को हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे डी का मतलब है चेंज, जितना भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, उसका समेशन निकालेंगे इन अदर वर्ड्स। और जितना टाइम का चेंज हो रहा है उसका इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से होता है मैथ में। और जब हम किसी चेंज को इंटीग्रेट करते हैं तो वही ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये चेंज और इंटीग्रेशन आपस में, इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पीछे रह जाएगा आपका x रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसी तरह यहाँ पे भी t का जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन के साथ ख़त्म होके नीचे t ही आ जाएगा दोबारा। यहाँ dt से ये दोनों कैंसिल आउट, नीचे x, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट और नीचे t आ जाएगा। k जो है उसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करते। प्लस ये हमारा होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं साथ में कांस्टेंट ज़रूर आता है रूल के अकॉर्डिंग, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हम इस इक्वेशन को आगे लेके जाएं तो हमें सी की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन होती है जो सबसे शुरू वाली कंडीशन होती है। शुरू वाली कंडीशन जब रिएक्शन शुरू हुआ था, जब एक्स मोल्स प्रोडक्ट को बोलेंगे हम, जब एक्स मोल्स जो थे यहाँ पे जो एक्स मोल्स थे शुरू में वो ज़ीरो थे। तो शुरू की कंडीशन जब एक्स मोल्स ज़ीरो थे और यहाँ पे टाइम भी ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था एक्स मोल ज़ीरो थे, वो वाली कंडीशन हम पुट करके सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए जब हम वही इक्वेशन जो हमने मॉडिफाई की है लास्ट में, ये वाली x इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी, इसमें जब हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और t इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली, तो हमारे पास c की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि k मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो और x भी ज़ीरो है तो c की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो जब हम ज़ीरो की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, c की वैल्यू जो कि ज़ीरो आई है इसी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x इज़ इक्वल टू के टी, क्योंकि c ज़ीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k विल बी रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस केस में जो आपका ये रेट कांस्टेंट है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट आता है वो आता है मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड, और जो इस केस में ज़ीरो ऑर्डर के केस में जो यूनिट आ रहा है रेट कांस्टेंट का, वो भी एक्स जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब है और टी जो है वो सेकंड है, और ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो इस केस में भी रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आ रहा है वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट है विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ओवर ऑल कंसंट्रेशन। मतलब जो भी कंसंट्रेशन हो, रेट कांस्टेंट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही होगा, कंसंट्रेशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, सब कंसंट्रेशन में एक ही यूनिट आएगा। तो अगर इस पे किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं होता कंसंट्रेशन का, तो किसका इफेक्ट होता है? तो ज़ीरो ऑर्डर में जैसे ये 3 एग्जांपल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा अमोनिया की, बल्कि कैटलिस्ट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। लाइट का इफेक्ट होता है, जैसे इस तरह के रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2HCl बनाता है, तो इसमें जितनी लाइट ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। या फिर इंजाइम कैटलाइज्ड जो रिएक्शन होंगे उसमें इंजाइम के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा और कम होगा। कंसंट्रेशन का इन तीनों केसेस में कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे सारे रिएक्शन जो होंगे उनमें जो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही आएगा, चाहे इन सब रिएक्टेंट की जितनी मर्जी कंसंट्रेशन आप कम या ज़्यादा कर दें। तो इस तरह के रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।